देखिए वो वही साड़ी है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी बताएं, विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध कि हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच रिलेशन किस तरीके से होते हैं, क्या क्या नियम है उनके लिए और कौन कौन सी लिस्ट बनाई गई है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए, भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। संघीय मतलब फेडरल। फेडरल का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री में जो पावर्स हैं वो डिवाइड की हुई है। पावर्स डिवाइड की हुई है का मतलब ये होता है कि सारी की सारी पावर्स किसी एक ग्रुप के पास नहीं होगी और ना ही किसी एक इंसान के पास होगी। तो इसे हम बोलते हैं संघीय स्वरूप। और संघ है तो मतलब पावर को डिवाइड जो किया गया है वो हमने तीन भागों में किया हुआ है। एक है विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय। विधायी यानी जो विधान बनाएगा, नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, उसे बोलते हैं विधायी का। दूसरा है कार्यपालक। कार्यपालक यानी जो नियम बना दिया गया है उसको पालन करवाने का काम कौन करेगा? कार्यपालक। और तीसरा जो सत्य है वो वित्तीय है। वित्तीय एक तरीके से वित्तीय मान सकते हो या फिर इसको आप न्यायिक मान सकते हो, ठीक है ना। अब वित्तीय का मतलब क्या होता है कि केंद्र के पास आने वाले मनी या धन को केंद्र किस तरीके से राज्यों में बांटेगा, ये भी एक शक्ति दी हुई है। और जो की शक्ति क्या है, विभाजित की गई है, आपस में बांट दी गई है, सारी की सारी पावर एक को नहीं दी गई है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो, वित्तीय यानी मनी। और अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका एक तरीके से क्या है, हमारे यहाँ पे स्वतंत्र है और वहां पे सुप्रीम कोर्ट तक का सिक्वेंस है। सुप्रीम कोर्ट यानी कोई भी केस लोअर कोर्ट से चलता हुआ कहाँ पे पहुंच सकता है? सुप्रीम कोर्ट तक। तो ये कुछ बंटवारा हो गया शक्तियों का। तो देखिए, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है, यद्यपि न्यायिक शक्ति को बंटवारा नहीं है। न्यायिक शक्ति को बंटवारा नहीं है का मतलब यहाँ पे ये जो टर्म बोली गई है उसका मतलब ये है कि हर एक कोर्ट का अपना, हर एक स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हर एक स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट तो है जो स्टेट में होता है, लेकिन एंड में जाके पूरी कंट्री का एक कॉमन सुप्रीम कोर्ट है। तो ये बताना चाह रहा है कि न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं है। तो कैसे नहीं है, आगे लिखा हुआ है, संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को लागू करती है। एकल न्यायिक व्यवस्था। एकल न्यायिक व्यवस्था यानी पूरी कंट्री में कोई भी क्राइम करने पर पूरे कंट्री में आपको एक समान उसके दंड मिलेंगे। दंड यानी उस पर क्या सजा मिलेगी उसको, वो एक समान है। केंद्र और राज्यों की अलग अलग इसमें नहीं है, तो इसलिए बोला गया कि एक समान केंद्रीय व्यवस्था इसमें है। आगे हम देखेंगे कि देखो, केंद्र और राज्य की जो संबंध है उन्हें हम तीन आधारों पर देखते हैं। वो तीन आधार हमने ऊपर देख लिए। कौन कौन से थे? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। प्रशासनिक का मतलब वही होता है कार्यपालिक, कि कैसे बना के उनको लागू करवाया जाएगा। इन्हीं को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो पहले देखिए विधायी संबंध। इसमें हमें याद ही रखना पड़ता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर इसके बारे में बोला गया है। संविधान के भाग 11 में, ठीक है, भाग कौन सा है? 11 है। अब जो लोग आज नए आए हैं उनको थोड़ा आइडिया नहीं होगा कि कितने भाग हैं, लेकिन अभी आप सुनते हो जाइएगा। शायद एक पद्मा, आप फर्स्ट टाइम में है हिंदी मीडियम में? यस सर। तो आपका मीडियम क्या, इंग्लिश या हिंदी? सर इंग्लिश। इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं, भी देख लो, इंग्लिश हम लोग ये कर चुके कंप्लीट बुक है ना। हाँ जी, इसीलिए मैंने हिंदी में ज्वाइन किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संविधान के भाग 11 में तो भाग कुल मिलाए कितने हैं? 25 भाग हैं, है ना, कि 22 भाग हैं? बताओ एक बार, किसी को आइडिया है कितने भाग हैं कुल मिला के हमारे संविधान में? ठीक है, कोई नहीं, एक बार देखना, आप लोग पढ़ा हुआ है, अभी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, पुराने वीडियोस देख लेना आप यूट्यूब के। मेरे यूट्यूब पे मैं आपको लिंक दे दूंगा सभी लोगों को। अब यहाँ पे हुआ क्या कि कुल मिला के जब भारत का संविधान बनाया गया था कुल मिला के 22 भाग थे, ठीक है। उन 22 भाग में से 11वें भाग के अंदर अनुच्छेद 245 से 255, ठीक है, 10 आर्टिकल हैं, 10 अनुच्छेद हैं। इसमें केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। मतलब कौन कौन से इसके पास विधायी पावर होंगी, विधान बनाने की पावर होगी, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो 10 आर्टिकल है, 245 से 255। अगला देखिए, किसी अन्य संघीय
किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्ति को बंटवारा करता है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि देखो किसी भी कंट्री में होता क्या है, कौन सा राज्य कितना बड़ा है, कौन से राज्य में किस तरीके के काम हो रहे हैं, उस आधार पर ही शक्ति का बंटवारा किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी शक्ति का बंटवारा कैसे किया गया है कि उस राज्य में किस तरह के लोग होंगे, उसका भूभाग कैसा होगा, और वहां पे कौन कौन सी जो की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पे क्या बनाए गए होंगे, नियम बनाए होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां बनती हैं। केंद्र और राज्य के बीच में अगर हम बात करते हैं कानून बनाने को लेकर, विधायी यानी कानून बनाने को लेकर, तो कौन कौन से 4 मामले बनते हैं वो देखिए। पहला है केंद्र और राज्य विधान के सीमांतर क्षेत्र। केंद्र और राज्य कितने एरिया तक अपने नियम बनाकर उनको लागू कर सकते हैं, इसके बारे में पहली चीज। दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा, कि कौन से विषयों पर कौन बंटवारा, मतलब कौन नियम बनाएगा। एक तो ये बहुत जरूरी है, जैसे अपने घर में होता है ना कि कौन डिसाइड करेगा खाना क्या बनना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा कितने रुपए आने चाहिए, कौन डिसाइड करेगा कार कौन सी खरीदनी चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई कि विषयों का बंटवारा कर लेते हैं कि किन किन विषयों पर कौन नियम बनाएगा और कहाँ पर राज्य नियम बना रहा होगा, कहाँ पे केंद्र। दूसरा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि संसद के नियम कहाँ कहाँ पे लागू होंगे और किस जगह पे संसद के नियमों में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि वो संसद क्या कर रही है, पूरे देश के लिए नियम बनाती है। संसद समझते हो आप लोग, संसद दिल्ली में होती है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसमें अंदर मिनिस्टर्स बैठते हैं, तो उसे हम संसद बोल रहे होते हैं। संसद के 3 पार्ट होते हैं, ये हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप सुनते हुए जाइएगा। तो तीसरा पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि क्षेत्र, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान की कहाँ कहाँ पे संसद के नियम लागू होंगे, इसके बारे में डिसाइड करना। और चौथा है राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। अगर राज्य कोई नियम बनाता है तो केंद्र उसके ऊपर नियंत्रण बना के रखता है, यानी वो उसमें परिवर्तन कर सकता है। इन बातों के बारे में बोल रहा है। अब एक एक करके इसकी व्याख्या दी हुई है, हर किसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पहला है केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार। तो केंद्र एवं राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार का मतलब समझिए कि संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। इसका मतलब क्या होता है कि केंद्र और राज्यों के पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी और किस प्रकार की होंगी, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला है संसद पूरे भारत या किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। तो ये हम लोग जानते भी हैं कि संसद के पास ये अधिकार होता है कि वो पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए या ऐसे किसी भाग के लिए नियम बना पाए, पहली चीज। दूसरा, भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है, केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। कहने वाली बात समझो कि पूरे भारत के लिए, जहां पर भी भारत का नियम कानून चलता है, उस पूरे भूभाग के लिए कौन नियम बना सकता है, संसद, पहली बात। दूसरा, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं। जैसे विधानसभा होती है वो राज्यों में होती है, ठीक है। अब वो पूरे राज्य के लिए नियम भी बना सकते हैं और राज्य के किसी भूभाग के लिए, यानी जरूरी नहीं है कि हर बार पूरे राज्य के लिए ही बनाने की जरूरत पड़े। ये राज्य के किसी भूभाग के लिए, जनजातीय भाग के लिए, किसी अन्य प्रकार के भाग के लिए भी नियम बना सकते हैं जब भी इनको जरूरत महसूस होगी तब। इसके अलावा बोला हुआ है केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान मतलब किसी भी जगह के लिए विशेष प्रकार के नियम, वहां पे संपत्ति के नियम या फिर किसी और तरह के नियमों को भी संसद लागू कर सकती है। कहने वाली बात समझ में आनी चाहिए कि संसद के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है किसी भी प्रकार का नियम बनाने के लिए। अगली देखिए, मैं जो हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं ना, इनको आप ध्यान दीजिएगा। आगे है, यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्र में लागू नहीं होते। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि संसद भी नियम बना सकती है और राज्य की विधानसभा भी। संसद पूरे देश के लिए होती है, राज्य की विधानसभा सिर्फ राज्य के लिए होती है।
तो जैसे हमने देखा कि संसद के पास अधिकार है पूरे देश के लिए नियम बनाने का, लेकिन वो कुछ चीजों के लिए नियम नहीं बना पाएगी। वो कौन कौन से नियम है? पहला, राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। अब ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज। हम लोग जानते हैं यूटीज के जो नियम होते हैं वो कौन चला रहा होता है? राष्ट्रपति बनाता है, और उसी राष्ट्रपति के आधार पर या फिर उन्हीं की सहमति से बाकी नियम बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 4, वहां पे राष्ट्रपति के नियम कानून लागू होंगे, ना कि संसद के। और संसद के बनाए हुए नियमों को खारिज किया जा सकता है। वो नीचे लिखा हुआ है कि संसद के जो नियम बनाए गए हैं उनको खारिज करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। पहली चीज तो ये होगी कि 4 जगहों पे नियम कौन नहीं बना पाएगा? संसद। दूसरी बात देखिए, राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करे। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए संसद ने कोई नियम बना दिया, बोला कि देखो पूरे यूपी में ये वाला नियम लागू होगा, लेकिन उस नियम को राज्यपाल किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, मान लो उसने बोल दिया कि नोएडा में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, या फिर उसने बोल दिया मुजफ्फरपुर में ये चीज नहीं चलेगी, तो वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त होती है कि वो किसी जगह के लिए किसी भी नियम को सूचीबद्ध कर दे कि वो यहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इसके पास पावर है। अगला है, असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में प्रयोज्य न कर कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। यानी असम वाले एरिया के अंदर भी संसद के नियम यूपी में पारित नहीं होते हैं, वहां पर भी हम लोग कुछ परिवर्तन उसमें कर सकते हैं। तो ये पहली चीज हो गई जहां पे हमने क्या पढ़ा? विधायी विषयों को बनाने के बारे में, शक्ति के बारे में पढ़ा कि राज्यों के पास शक्ति कौन कौन सी होगी और केंद्र के पास शक्ति कौन कौन सी होगी। अब बताना चाह रहे हैं कि विधायी विषयों का बंटवारा कैसे किया गया है। तो विधायी विषयों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक सूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। दूसरी बात, ये बुक क्या है? पुराना एडिशन है, तो इसमें जो नंबर ऑफ विषय लिखे हुए है ना, कितने विषयों पर नियम बनाने का अधिकार है, तो अगर किसी की नई बुक है उसमें नंबर डिफरेंट है तो परेशान नहीं होना है। बस आप ध्यान ही रखना कि मूलतः विषय कितने हैं। मूल वाले विषय समान होने चाहिए, और जो बाद में बढ़ गए हैं, घट गए हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि मूलतः वाले सही है कि नहीं है, और दूसरा करंट में कितने हैं वो हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ लेंगे कि राज्य सूची संघ सूची में अभी करंट में कितने विषय हैं। ठीक है, तो पहला देखिए संघ सूची। संघ सूची यानी जिस पर नियम बनाने का अधिकार संघ को होता है। संघ यानी संसद को होता है, संसद यानी पार्लियामेंट को होता है इंग्लिश में। तो संघ सूची से संबंधित किसी भी मसले पर कानून बनाने की संसद को विशेष शक्ति प्राप्त होती है। इस सूची में इस समय, देखो इस समय लिखा हुआ है, यानी जब ये बुक लिखी गई होगी तब, उस समय इसमें 100 विषय थे, और मूलतः यानी जब भारतीय संविधान बना तब उस समय सिर्फ और सिर्फ 97 विषय थे इसके अंदर, यानी बढ़ गए टाइम के साथ। और इसमें कैसे विषय होते हैं? इसमें वो सारे विषय होते हैं जो पूरे देश के लिए एक समान हो, जैसे कि रक्षा का मतलब आर्मी, डिफेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी कंट्री का डिफेंस एक साथ करते हैं, ना कि हम लोग स्टेट वाइज करते हैं, क्योंकि पूरी कंट्री का डिफेंस एक साथ करना है, इसीलिए ये विषय किसके पास होंगे? संसद के पास होंगे। दूसरा है बैंकिंग यानी ये जो आप बैंक देखते हो वो भी पूरे देश में समान है, तो इसके भी नियम कानून बनाने की पावर संसद के पास होती है। फिर है विदेश मामले भी पूरे देश के होते हैं, तो संसद बनाएगी। उसके बाद है मुद्रा का आप समझ ही रहे होगे, करेंसी यानी रुपया, नोट। ऐसा तो है नहीं कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी करेंसी है हमारे देश में, है ना, हर कोई अपना नोट चला नहीं रहा, पूरे देश के लिए एक समान नोट बन रहे हैं, एक समान करेंसी है। तो इस पर भी नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। इसके अलावा कुछ और नियम भी दिए हुए हैं, जैसे आणविक ऊर्जा यानी वो न्यूक्लियर पावर, ठीक है ना, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार, वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा। ये तो है ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय हैं। कितने हो जाएंगे? 100 के आसपास, जिन पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक मेरी? यस सर। ठीक है। दूसरा देखिए राज्य सूची के अंदर देखिए आप, राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों को पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी बात बोली है, सामान्य परिस्थितियां।
सामान्य परिस्थितियां का मतलब ये होता है कि उस समय राज्य में आपातकाल लगा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपातकाल लगा हुआ है तो आप लोग जानते ही होंगे, सुना होगा आपने, जब भी देश में आपातकाल या किसी क्षेत्र में आपातकाल लगता है, फिर किसी राज्य में आपातकाल लगता है, तो उस समय उस पूरे राज्य के लिए, उन भूभागों के लिए नियम बनाने का अधिकार संसद के पास पहुंच जाता है। नियम बनाने का अधिकार किस पहुंच जाएगा? संसद के पास। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य परिस्थितियों में, जब आपातकाल नहीं लगा हुआ है देश के अंदर, उस समय जो नियम बनाने का अधिकार होगा उसके पास होगा, राज्यों के पास होगा। इसमें अभी के समय में 61 विषय हैं, जबकि मूलतः 66 विषय थे। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि इसमें वो नंबर लिखा हुआ है जब बुक छपी होगी, तो ये नंबर जो अभी वाला है वो चेंज हो सकता है, लेकिन मूलतः जो सब्जेक्ट होंगे ना वो कॉमन रहेंगे सभी में। तो जब संविधान बनाया गया था तो इसमें 66 विषय थे। कौन कौन सी चीजें होती है? तो देखो, जैसे राज्य की पुलिस होती है, राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, सार्वजनिक व्यवस्था होती है, तो ये सब कुछ इसमें आएंगे, राज्य सूची में आएंगे। तो लिखा हुआ है सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई, ठीक है, कृषि, जेल, स्थानीय प्रशासन, मत्स्य पालन, बाजार आदि। मत्स्य पालन नहीं, मछली का पालन, ठीक है ना, मछली पालन। तो ये सारी चीजें, इन पर नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा? राज्यों के पास होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? जी सर। ठीक है, आगे देखिए, इसके आगे फिर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे विषय या फिर ऐसे सब्जेक्ट जिन पर नियम बनाने का अधिकार राज्य को भी होगा और केंद्र को भी होगा, उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय हैं, मूलतः 47 थे। अब ये अभी वाला चेंज हो सकता है क्योंकि ये बुक पुरानी है, ठीक है, लेकिन मूलतः कितने रहे होंगे? 47 ही रहे होंगे। ये 100% सही है। क्या क्या होता है इसके अंदर? तो आपको कोई भी 2-3 एग्जाम्पल से याद कर लेने हैं। तो आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं। इनमें से कोई से भी 2-3 एग्जाम्पल याद कर लेना कि इन पर नियम बनाने का अधिकार राज्य को भी होता है और केंद्र को भी होता है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है बुक, पुस्तक वगैरह सब कुछ। इसके अलावा इसमें जैसे लिखा ही हुआ है कि देखो, पहले मूलतः 47 थे, फिर 52 कर दिए गए, यानी कितने बढ़ा दिए गए? बाद में 5 बढ़ा दिए गए। तो बोलना चाह रहे हैं कि 5 ये विषय कब जोड़े गए? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। कहने का मतलब ये हुआ कि जब संविधान बना तो उसमें 47 विषय थे, बाकी के 5 विषय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ऐड किए गए। कौन कौन से विषय ऐड किए गए इस टाइम? शिक्षा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल भी होते हैं और सीबीएसई स्कूल भी होते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई स्कूल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? केंद्र सरकार को, और स्टेट बोर्ड के स्कूल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? राज्य सरकार को। तो शिक्षा का भी नियम दोनों ही बना सकते हैं। वन, नाप एवं तौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। इन 5 सब्जेक्टों को, यानी इन 5 चीजों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान संशोधन क्या होता है? जो नए जुड़े हुए हैं उनको बता देता हूं मैं। एक बुक है जिसमें भारत को चलाने के लिए विभिन्न नियम कायदे लिखे हुए हैं। जब उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं संविधान संशोधन। हालांकि उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, हम लोग धीमे धीमे इस चैप्टर को कुछ पढ़ लेंगे, तो आप लोग साथ में रहिए तो समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ाया गया है और क्या आगे आने वाला है। अब कुछ ऐसा भी होता है कि जिसके बारे में हमें मालूम ही ना हो कि भाई ये भी, इस पर भी क्राइम हो सकता है। तो जो भी चीजें बच गई या फिर जिसके बारे में भी कोई नियम हमारे पास नहीं है, उन सभी प्रकार की गतिविधियों पर नियम बनाने का जो अधिकार होगा वो केंद्र को दिया गया है। और जो चीजें बच गई उन्हें बोलते हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट यानी जो तीनों सूचियों में नहीं आ पाए। तो ये मैंने मार्क कर लिया है। अवशिष्ट सूची के संबंध से संबद्ध विषयों पर विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल होती है। अवशिष्ट मतलब जो भी रह गया, मतलब जितने भी ऊपर लिस्ट दी हुई होगी, हालांकि इसमें पूरी लिस्ट नहीं दी गई है, तो पूरी लिस्ट देने के बाद भी जो नियम बच गया, जो क्राइम बच गया, उस पर
नियम बनाने का अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। तो इस प्रकार संसद के पास अधिक शक्ति होती है नियम बनाने के संबंध में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बस बाकी और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। भारत का संविधान, ज्यादातर भाग संविधान का जो है वो इसी अधिनियम से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अब इस भारत सरकार अधिनियम 1935 में हुआ क्या कि देखो, ये चीज बनाई तो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थी खुद के लिए, लेकिन जब हमने बाद में देखा कि ये चीजें काफी हमारे लिए भी हेल्पफुल हैं, तो हमने उन्हीं चीजों को भारतीय संबंध में बदलते हुए भारत के संविधान में इनको रख लिया। तो आगे देखिए, 1935 त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है, अर्थात संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। तो इसे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि 1935 के संविधान में लिखा हुआ था पहले से कि 3 सूचियां बनानी चाहिए, वही हमने भारत के संविधान में बनाई जब हम लोग स्वतंत्र हो गए थे तब। वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामले को एक अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियां उस समय न तो संघीय विधायिका को दी गई थी, न ही प्रांतीय विधायिका को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई थी। अब ये बताना चाह रहे हैं कि भारत संविधान मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 और जो अभी हम लोग देखते हैं जो हमारा संविधान बन गया, तो उसमें अंतर क्या है? तो अंतर ये बताना चाह रहा है कि पहले के समय में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब अवशिष्ट शक्तियां यानी जो भी विषय किसी भी सूची में नहीं दिया गया है, उस पर नियम कानून बनाने का अधिकार हुआ करता था गवर्नर के पास। लेकिन जब हम लोग स्वतंत्र हो गए तो ये अधिकार किसको मिल गया? संसद को मिल गया। ये एक अंतर है कि संसद को अब दिया रहा है, पहले दिया रहा था गवर्नर जनरल को। अगेन वही है, आगे दिया हुआ है संघ सूची, राज्य सूची, ये सब कुछ सूचियां हैं। अब ये बताना चाह रहा है कि संघ सूची और राज्य सूची में अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, फाइट हो जाए आपस में, तो क्या होगा? तो वो देखिए, संविधान में संघ सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है। तो ये पहली बात तो ये मार्क कर लो कि संविधान में संघ सूची, जो यूनियन लिस्ट थी ना, जो संघ सूची है, वो राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से ऊपर है। मतलब कोई भी नियम अगर संसद ने बना दिया तो वो दोनों से ऊपर माना जाएगा। और समवर्ती सूची को राज्य सूची से ऊपर रखा गया है, यानी सबसे लोएस्ट सूची कौन सी मानी जाएगी? राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची और फिर संघ सूची। तो आगे लिखा हुआ है कि संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर किसी एक ही विषय पर राज्य सूची ने भी कोई नियम बनाया, मतलब राज्य ने भी कोई नियम बनाया है और केंद्र ने भी कोई नियम बनाया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी केंद्र इन्वॉल्व होगा, केंद्र कोई नियम बनाएगा, तो उस क्षेत्र में केंद्र के नियम पालन किए जाएंगे, ना कि राज्य वाले। तो यानी राज्य के तुलना में केंद्र के पास शक्ति ज्यादा होगी। अगला है, यही व्यवस्था संघ सूची और समवर्ती सूची के मामले में भी यही स्थिति होगी। समवर्ती एवं राज्य सूची के संघर्ष की स्थिति में पूर्व वाली मान्य होगी। पूर्व वाली यानी समवर्ती जो पहले बना हुआ होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आगे एक और समझ लो, ये अब ये याद रखना है आपको, यही क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ही बनेगा मोस्टली क्वेश्चन कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने पे कौन सा चलेगा, क्योंकि हम लोग भी मोस्टली यही सोचते हैं ना कि दोनों में लड़ाई होगी तो कौन की बात मानी जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आगे देखो, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। अगेन वही बोल रहा है कि अगर किसी मामले पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में फाइट हो जाए, संघर्ष की स्थिति आ जाए कि किसका नियम पालन किया जाएगा, तो सीधी सी बात है किसका हो जाएगा? केंद्र का। केंद्र का कानून राज्य पर, राज्य कानून पर प्रभावी होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, यदि राज्य द्वारा बनाया गया कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित है और उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, तो राज्य का कानून प्रभावी होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। अब ये इसलिए बोला गया है कि देखो, जब राष्ट्रपति से परमिशन मिल ही गई, और राष्ट्रपति से परमिशन के लिए हम आपको एक बात बता दें कि राष्ट्रपति कभी खुद की स्वेच्छा से कोई नियम कानून या फिर किसी पर डिसीजन नहीं लेता है। वो उनकी जो डिसीजन होते हैं वो एक कैबिनेट पर डिपेंड करता है। और कैबिनेट मतलब जो पार्लियामेंट में बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं ना, हम कैबिनेट बोलते हैं ग्रुप को। जब कैबिनेट से अप्रूवल लेके ही बनाया गया है कोई नियम, तो उसे माना ही जाएगा, यानी उस केस में वो प्रभावी माना जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, चाहे भले संसदीय क्यों ना लेके आई हो तब भी होगा। अगला है, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान।
कि राज्य वाले क्षेत्र में संसद के नियम लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, हमने पढ़ा ही है। देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच टकराव बंटवारे की स्थिति की उक्त व्यवस्था सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है, लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं? सामान्य मतलब जब लड़ाई न चल रही हो, आपातकाल नहीं हो। दूसरा मतलब आपातकाल हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। इसका मतलब क्या है कि संसद राज्य कानून, राज्यों के विषयों पर जो विषय राज्यों के दिए गए थे कि आपको इनके लिए नियम बनाने हैं, उन राज्य के विषयों पर संसद केवल इन परिस्थितियों में ही नियम बनाती है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, तो पूरी कहानी नहीं पढ़ेंगे। पहली परिस्थिति ये होती है जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर ये बोल दे कि इस विषय पर नियम केंद्र को बनाना चाहिए। किसने बोल दिया? राज्यसभा ने। राज्यसभा संसद का एक पार्ट है। ये ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और जब राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रुप ने ही बोल दिया कि इस विषय पर नियम कानून बनाने की शक्ति राज्यों को दे दी जाए या फिर केंद्र को, किसी के लिए बोल दिया ना, उसी को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी बात और क्या हो सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो आपातकाल के समय में जो शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती है, यानी नियम और कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र को होगा। ठीक है, नियम एवं कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाएगा? केंद्र को। अगला है राज्यों के अनुरोध की अवस्था में। राज्य जब कभी भी अनुरोध करे, यानी राज्य खुद ही बोल दे कि लो भैया तुम ही नियम बना दो हमारे लिए, तुम ही मतलब केंद्र सरकार से बोले, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के मामले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। यानी उन्होंने बोल दिया, राज्यों ने खुद ही बोल दिया कि संसद इस विषय पर कोई नियम बनाए, तो संसद को नियम बनाना है तो डेफिनेटली वो नियम बना सकती है क्योंकि राज्यों ने पहले ही बोल दिया है। और ऐसा हुआ भी है, किस किस के लिए नियम बनाए गए हैं, तो इनमें से अगर कोई एक अधिनियम आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार आप सुनोगे इसको, तो ये आप बस ध्यान रखना कि किसने बनाया था? संसद ने बनाया था, और ये पूरे देश में समान रूप से लागू होता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। अंतरराष्ट्रीय का मतलब वो होता है कि एक देश का दूसरे देश के साथ कोई संबंध या फिर कोई नियम कानून लागू किया गया है, तो इस मामले में भी जो शक्ति होगी वो केंद्र के पास होगी। तो क्योंकि राज्य तो क्या है, छोटी छोटी इकाइयां हैं, कई बार हो सकता है कि राज्य को ये समझ में ही ना आए कि जो नियम या कानून हमें बना के दिया गया है या फिर जो दूसरे देशों से आया हुआ है वो हमारे राज्य के लिए सही है कि नहीं है। तो ये सब में उलझन ना हो, चीजें डिले ना हो, इसीलिए जितने भी अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हैं उन पर नियम बनाने का अधिकार किसको दे दिया जाता है? केंद्र को। डीओएफ में कौन कौन समझौते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947, जेनेवा संविधान समझौता अधिनियम 1960 और अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982। ये कुछ नियम हैं जिन पर अधिकार दिया गया था। अगला है राष्ट्रपति शासन के दौरान। अगर देश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तब भी नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य की बजाय केंद्र को प्राप्त होता है। केंद्र यानी संसद को मिल जाता है जब कभी भी देश में आपातकाल लगा हुआ होता है उस केस में। ये हो गया हमारा। अगला है चौथा, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। केंद्र का नियंत्रण कब कब हो सकता है राज्य के अंदर कानून बनाने पर? तो देखो कुछ अवस्थाएं हैं। तो पहला तो आपातकाल लगा हुआ हो तब। दूसरा, राज्यपाल बोल दे कि भैया यहाँ के लिए नियम कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। या फिर राष्ट्रपति द्वारा कुछ पारित कर दिया जाए, कोई धन विधेयक टाइप की चीजें हैं, तब भी कौन नियम बना रहा होगा? संसद बना रही होगी। तो देखते हैं वन बाई वन। पहला क्या है, कब कब केंद्र के पास राज्यों का नियंत्रण चला जाता है? तो पहली अवस्था, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। कहने का मतलब, अगर राज्यपाल कुछ नियम बनाने के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दे तो अगेन वही हो गया कि भैया प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि राज्य में नियम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, यानी केंद्र डिसाइड करेगा, संसद डिसाइड करेगी।
अगला है राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक। अगर मान लीजिए बोला ये जा रहा है कि व्यापार और वाणिज्य को लेकर, जो व्यापार और वाणिज्य होगा उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने हैं, तो प्रतिबंध जो लगाए जाएंगे व्यापार और वाणिज्य को लेकर, वो प्रतिबंध अगर राज्य लगाता है तो ओके, लेकिन अगर केंद्र के लिए बोला गया है तो केंद्र भी ऐसे नियम लगा सकता है, लेकिन इनके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होगी। और जहां पर भी राष्ट्रपति की सहमति आ गई उसको समझ लो कि पावर किसके पास ज्यादा है, केंद्र के पास। अगला है राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। तो ये तो आपको मालूम ही है, वित्त या धन विधेयक जो होते हैं उनको लागू करने के लिए राज्यपाल की जरूरत पड़ती है, और अगर हम केंद्र की सिर्फ बात करें तो केंद्र में राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाके ये लागू किए जाते हैं। तो ये हो गया चौथा कि केंद्र का नियंत्रण किस तरीके से है राज्यों के ऊपर। तो हम लोग समझ ही रहे होंगे कि राज्यों के ऊपर काफी नियंत्रण है। और आप ये ध्यान रखो कि केंद्र सर्वोच्च है हमारे यहाँ पर, उतनी व्यवस्था उतने अधिकार हमारे राज्यों को नहीं मिले हुए हैं। लेकिन तब भी ध्यान रखना है कि राज्य अलग नहीं हो सकता है हमारे देश के अंदर, ठीक है। राज्य क्या रहेगा, मिलजुल कर ही रहेगा देश के साथ, उससे अलग नहीं हो सकता है। अगला है प्रशासनिक संबंध। अभी तो हम लोग ने पढ़े विधायी संबंध, अब है प्रशासनिक संबंध। तो वहां पे हमने पढ़ा था 245 से 255 आर्टिकल के अंदर दिए हुए हैं, अभी 256 से 263 आर्टिकल के अंदर दिए हुए हैं प्रशासनिक संबंधों के बारे में। भाग 11 ही रहेगा, तो ये आपको याद रखना है कौन सा भाग कौन से आर्टिकल्स। तो पहला है कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा का मतलब ये होता है कि जो वो लिस्ट दी गई थी ना, उसमें कौन कौन से मामले लिखे हुए हैं। तो देखिए, केंद्र व राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, यानी कुछ तो कॉमन है, बाकी में बंटवारा किया गया है। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत में विस्तृत है। तो ये भी हम आज जानते हैं कि जब कोई नियम केंद्र बनाता है तो पूरे देश में लागू होता है, जबकि राज्य अगर कोई नियम बनाता है तो वो राज्य में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, कहीं कहीं हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी के अंदर राज्य लिखा होगा और उस राज्य के अंदर पूरे देश से होता है, तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे राज्य का मतलब देश बताया जा रहा है और कहाँ कहाँ पे राज्य का मतलब राज्य हो रहा है। तो वो चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अभी ये बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास दोनों के पास ही नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर पहले से ही स्वीकृति ले ली गई है तो वहां पे केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर आ जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार के मामले या फिर कैसी कैसी चीजों में शक्ति प्राप्त होगी। तो पहला देखिए, उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त हो। अगर मान लीजिए किसी विषय के बारे में संसद को पास पावर है, तो भले ही वो राज्य का विषय क्यों ना हो, नियम कौन बनाएगा, नियम बनाएगी संसद। दूसरा है किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य, यानी कोई संधि हो रखी है, कोई समझौता हो रखा है, तो किसी संधि या समझौते के तहत भी हम लोग ऐसा कुछ नियम या कानून बना सकते हैं जो लागू किया जाएगा। और संधि या समझौते जो किए जाएंगे उस पर भी नियम बनाने का अधिकार संसद के पास हो सकता है या फिर राज्य के पास। तो उसमें भी सोचा जा सकता है कि कौन कौन से। आगे दे रखा है वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों का विधान निर्माण की शक्तियां प्राप्त होती है, समवर्ती सूची के विषय है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि समवर्ती सूची कौन सी होती है, राज्य सूची कौन सी है, संघ सूची कौन सी है। तो वही हमें बताना चाह रहा है। अगला है केंद्र एवं राज्य के दायित्व। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमने ऊपर पढ़ा कि कौन कौन से विषय राज्यों के पास है, कौन कौन से विषय केंद्र के पास है, उन्हीं नियमों को पालन करवाना पूरे देश के अंदर और राज्य के अंदर। अगर राज्य के लिए बनाया गया तो राज्य के अंदर, और पूरे देश के लिए बनाया गया तो देश के अंदर उनको पालन करवाना ही मेन काम होता है। तो इसको पूरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से नियम होते हैं। तो पहला देता है कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना, तो राज्यों के से संबंधित कोई वर्तमान विधान, पहली चीज तो यह है। दूसरा है राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। कहने वाली बात यह है कि केंद्र नियम बनाएगा, राज्य बनाएंगे, तो दोनों को पालन भी करना है। और केंद्र और राज्य जब बना रहे होंगे तो जहां पर कुछ रोक टोक होगी वहां पे उस रोक टोक को, सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उनको पालन करवाना है। कहने वाली बात है कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कहीं पर भी। कॉन्फ्लिक्ट यानी एक तरीके से मामला अटक नहीं जाए, फाइट ना हो जाए।
आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल 365 क्या है, तो बस अभी नाम ध्यान रखो कि कुछ होता है। अनुच्छेद 365 क्या है पढ़ेंगे हम लोग। अगला है राज्यों को केंद्र के निर्देश। कुछ नियम दिए गए हैं राज्यों को के लिए केंद्र द्वारा। क्या क्या दिया गया है? पहला दिया गया है संचार, जिससे कम्युनिकेशन बना रहे उनको मेंटेन रखना है। दूसरा, रेलवे की संपत्ति को सुरक्षित रखना है, क्योंकि रेलवे हर राज्य में है, बल्कि रेलवे होता है क्या है, केंद्र का होता है। तो जिस जिस राज्य से गुजर रहा है तो वहां पे उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखना है। ठीक है। उसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सभी लोग यानी 6 से 14 उम्र के वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और अनिवार्य शिक्षा मिले, इसके लिए नियम बनाने हैं। फिर अगला है राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजना बनानी है और उनका क्रियान्वयन करना है। तो किन लोगों के लिए? अनुसूचित अनुसूचित जातियां कौन सी जातियां होती हैं? जिनके बारे में संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, वो सारी जातियां जिनके बारे में संविधान में लिस्ट लिखी हुई है उन्हें बोलते हैं अनुसूचित जातियां। तो अनुसूचित जातियों के लिए नियम बनाना, ये भी क्या बोलता है? ये बोलता है केंद्र कि राज्यों को इनके लिए नियम कायदे बना के रखने हैं और उनको पालन करवाना है। अगला है कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व मतलब ये होता है कि जितने भी नियम कायदे हैं उनको केंद्र और राज्य आपस में मिलजुल कर बना ले पहले तो नियम कायदे, और फिर उनको पालन भी करवाए। दोनों, कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट या फाइट जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। दोनों को मिलजुल कर राज्य चलाना है, तो राज्य के अंदर जो नियम पालन करवाने हैं वो भी मिलजुल कर करवाए जाए। ठीक है। अब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कहीं कहीं पे कठोरता का उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं पे वो लचीले होते हैं। कठोरता और लचीले का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर केंद्र के नियम पालन किए ही जाएंगे तो उसे बोलते हैं कि केंद्र कठोर है, और कहीं कहीं पर अगर राज्यों को स्वतंत्रता दी जाती है कि वो जैसे चाहे वैसे नियमों का पालन कर लें तो उसे बोलते हैं लचीला। ठीक है। तो दोनों ही बातें हैं कि कुछ जगह संसद के नियम कठोर है, कुछ जगह काफी लचीले हैं। तो कठोरता और लचीलापन दोनों इसमें एक साथ आता है। इसमें ये सेकेंड ये वाला पैराग्राफ जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोग पढ़िएगा, इजी है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगली चीज देखिए, केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग। सहयोग कैसे करते हैं? किन किन जगहों पर सहयोग की जरूरत होती है? जैसे नदी का जल, नदी और नदी के जल के बंटवारे के लिए भी इस तरह का आपस में समन्वय की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला देखिए, संसद किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकता है। क्यों? क्योंकि हो ये रहा होता है कि दो राज्य आपस में नदी के जल के बंटवारे की लड़ाई कर रहे होते हैं। तो अब संसद को या फिर केंद्र सरकार को उसको सुलझाना है कैसे ना कैसे। तो केंद्र सरकार क्या करती है, उस नियम को सुधारने के लिए, मतलब उस चीज को या उस लड़ाई को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ नियम बनाने का अधिकार रखती है और वो उस विवाद को सुलझाएगी। ठीक है, एक चीज है। दूसरा है राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषय, ठीक है, सामूहिक महत्व के विषय का मतलब ये होता है ऐसे विषय जो केंद्र के लिए भी जरूरी है और राज्य के लिए भी जरूरी है, ठीक है, उनके लिए कोई अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। अंतरराज्यीय परिषद का मतलब ये होता है कि कोई ग्रुप बना दिया गया, या फिर आप ऐसा समझ लो कि दोनों ही लोग एक नियम पालन कर पाए, उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए वैलिड रहेगा, यानी दोनों उस पर काम करेंगे। तीसरा है केंद्र एवं राज्यों के लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जो भी नियम कायदे अभी तक चल रहे थे केंद्र और राज्यों के बीच में, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना और रिकॉर्ड के अनुसार देश को चलाना। कई बार क्या होता है, पुराने कुछ विवाद उछल के आते हैं, तो पुराने विवादों के लिए भी नियम समान रहेंगे, या फिर उनको हम पुराने रिकॉर्डों के आधार पर सुलझा देते हैं। और मोस्टली जो चीजें होती है भू क्षेत्र को लेकर होती है, मतलब भूभाग किसके पास कौन सा होगा, तो उसके लिए नियम बनाना। अगला है संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और अंतर संबंध की स्वतंत्रता की व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। अब ये क्या चीज होती है? देखो, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार होता है और व्यापार किन नियम कायदों से होगा, ठीक है, उन नियम कायदों के
गठन के लिए या फिर वो नियम कायदे कौन कौन से होंगे, उन सब चीजों के लिए एक ये ग्रुप बनाया जाता है और वो ये क्या करेगा, वो नियम कायदे बना देगा जिससे कोई चीटिंग ना हो। जैसे हम लोग देते हैं ना पेट्रोल वगैरह का प्राइस वगैरह कैसे डिसाइड होगा अलग अलग राज्यों में, तो उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। इसलिए हम लोग देते हैं कि अलग अलग राज्यों में कहीं पे टैक्स ज्यादा है, कहीं पे टैक्स कम है, और वहां पे कहीं पे रेट ज्यादा, कहीं पे रेट कम होती है। तो वो सब कुछ चीजें। इसके अलावा राज्य मतलब जो राज्यसभा है वो हमारे देश के लिए आईएएस आईपीएस जैसी नई कोई सेवा बना सकती है। सेवा यानी सिंपल भाषा में समझो कि कोई नई नौकरी का गठन किया जा सकता है, कोई भी नई नौकरी का गठन किया जा सकता है। कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकती है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को है। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो पूरे देश के लिए कोई अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा यानी जैसे आईएएस आईपीएस ऐसा ही कुछ नया जॉब बना सकती है जो सभी पूरे देश के लिए एक समान होंगे, और इसमें राज्यसभा के पास पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और मैंने नीचे मार्क भी कर दिया है। और बस ध्यान में रखना कि किसके पास पावर होती है, राज्यसभा के पास होती है। जिनको राज्यसभा नहीं मालूम क्या होती है वो थोड़ा वेट करें, कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, तो उसके लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा कि भाई कौन सी जो सेवा बनानी है, यानी कौन सी नौकरी निकालनी है, उसके अधिकार क्या होंगे, क्षेत्र अधिकार क्या होंगे, संघ में कैसे वो कार्य करेगा, राज्यों में कैसे कार्य करेगा, उन सभी के लिए नियम कायदे कानून बनाने की पावर होती है राज्यसभा के पास। हालांकि ऐसा नहीं सिर्फ राज्यसभा ही उसे बना के पालन करके लागू कर देगी, वो पावर मतलब पालन और पारित दोनों जगह से करवाना पड़ेगा। दोनों मतलब लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी, और राष्ट्रपति के उसकी सहमति चाहिए होगी, उसके बाद इसको बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेवाएं होती हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, उस क्षेत्र में नई नई नौकरियां या फिर नए पद सृजन करने का अधिकार राज्यसभा को दिया गया। हो गया। अगला दिया हुआ है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग यानी यही जो हम लोग यू फॉर यूनियन होता है, इसका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध निम्नवत हैं। तो क्या क्या केंद्र संबंध है वो देखिए। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। पीसीएस, ठीक है, पीसीएस जो होता है ना, उसका जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति तो कौन करेगा, राज्यपाल, लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। ये जरूरी चीज है, याद रखिएगा। अगला है संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है, और इसके बाद इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यानी हो सकता है कि हर एक राज्य अपने लिए राज्य लोक सेवा आयोग ना बनाए। हो गया, हो सकता है कि भाई हम दो राज्य, छोटे छोटे राज्य, हम दोनों के लिए कॉमन बना दो। कॉमन जो आयोग बनता है तो उस कॉमन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ऊपर क्या हमने पढ़ा था, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल ने की थी, लेकिन जब दो तीन राज्यों के लिए एक साथ मिलकर बनाया जाएगा आयोग, तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तीसरा देखिए, राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता के अनुसार कार्य कर सकता है। मान लीजिए कि राज्यों को जरूरत पड़ रही है कि कोई नई जॉब या फिर नई तरह की वैकेंसी निकाली जाए, तो उसके लिए अगर राज्यों ने मिलकर रिक्वेस्ट की केंद्र से, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी जिसे हम लोग बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, वो नए नए तरीके के एग्जाम करवा के नई नई भर्तियां कर सकता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, ठीक है ना, इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। अगला है संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता करता है। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया ऊपर से कि वो जब दो तीन राज्यों ने बोला है तो उसके लिए ये क्या कर रहा है, भर्तियां कर रहा है। भर्तियां यानी नई जॉब बनाकर उसमें नियुक्तियां दी जा रही है, या फिर उनसे एक तरीके पेपर वगैरह करा कर पूरे देश के लिए कुछ अधिकारी दिए जा रहे हैं। अगला है एकीकृत न्याय व्यवस्था। इसमें हमें इतना ही ध्यान रखना है कि एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब ये है, चाहे नीचे के लेवल पर, यानी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर न्यायालय कई तरह के दिए गए हों, लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय एक ही है और यही इसको एकीकृत बनाता है कि सभी न्यायालय आपस में जुड़े हुए हैं, और शीर्ष स्तर पर सिर्फ एक ही न्यायालय है जिसे हम लोग बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। और सभी छोटे न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए नियम या फिर कानून या फिर जो भी उन्होंने अभी तक आदेश दिए हैं, या फिर जो भी केस को सुलझाने के लिए निर्णय दिया गया है, वो दिया गया निर्णय सभी कोर्ट के लिए पालनीय होता है, यानी अनुपालन करना ही पड़ेगा। अगर सेम टाइप का ऑफेंस आता है, सेम कंडीशंस हैं, तो उस पर नियम
या फिर उस पर जो न्याय करेंगे वो न्याय किसके आधार पर करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर करते हैं, और इसी को बोलते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। और इसमें वही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और बाकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करता है। बस ये समझो कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करता है, बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सहायता लेकर करता है। तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। और हटाया भी कब जाता है, तो वही तरीका है, राष्ट्रपति ही हटाएगा, लेकिन उसके हटाने के लिए क्या है, इम्पीचमेंट। तो व्यवस्था है वो क्या है, इम्पीचमेंट है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इम्पीचमेंट को हिंदी में, हाँ जी, जाग रहे हो ना सभी लोग। यस सर। यस सर। इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता नहीं सर। महाभियोग, महाभियोग बोलते हैं, ठीक है ना। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। किनको हटाना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। वही महाभियोग जो राष्ट्रपति में लगाया जाता है हटाने के लिए। अब नीचे दिया हुआ है कि किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है। तो महाराष्ट्र एवं गोवा या पंजाब एवं हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, ये नाम ध्यान रखना कि महाराष्ट्र एवं गोवा के लिए कॉमन एक ही हाई कोर्ट है, और ऐसे ही हरियाणा एवं पंजाब के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। अगला बोल रहा है कि आपातकालीन अवधि में के संबंध में अधिकार। तो देखो आपातकाल जब लगता है ना, तो बहुत सिंपल सी बात है, जब आपातकाल लगाया जाता है तो जो भी राज्य का नियम बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र के पास चला जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल है तो केंद्र को प्राप्त हो ही गया। जब राज्य आपातकाल लगाया गया है तब भी राष्ट्रपति अधिकार आदेश देता है। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है, वित्तीय आपातकाल में रुपए की कमी पड़ जाती है, और जब रुपए की कमी पड़ती है तो राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के सरकारी अधिकारियों की सैलरी कम कर सकता है, उनके ऊपर कुछ और ऐसे नियम कायदे लगा सकते हैं जिससे कि देश के अंदर जो खर्चा हो रहा है, जो मनी खर्च हो रही है, उस पर नियंत्रण लगाया जाए। तो आपातकाल 3 तरीके का होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो आप अपनी देखोगे तो राज्य आपात जो राज्य पूरे देश का होता है, राष्ट्रीय आपातकाल वो होता है आर्टिकल 352 के थ्रू, राज्य में लगता है 356 के तहत, और जो वित्तीय आपातकाल होता है 360 के तहत। तो इनको आपको याद भी रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, कौन से आर्टिकल से लगता है, राज्य आपातकाल क्या है, कौन से आर्टिकल से लगता है, और अगला है वित्तीय आपातकाल। तो तीनों तरह के आपातकालों की बात की जा रही है, और तीनों तरह के आपातकाल इस तरीके से लग रहे होते हैं, ठीक है। यहां तो समझ में आ गई बातें, ठीक है। अब इसके अलावा है अन्य उपबंध। अन्य उपबंध यानी जो आपातकाल के अलावा जो और कुछ नियम कायदे हैं वो क्या है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, आप लोग इसको रीडिंग करिएगा साथ के साथ, और इसमें हो सकता है बहुत सारी चीजें समझ में ना आए। जैसे कोई एक मेरे को बोल रहा था कि इनका मीनिंग क्या समझेंगे, तो मीनिंग समझने के लिए कोई डिक्शनरी नहीं है, आप उसको पढ़ो, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लो, मार्क करके रखो और मेरे से पूछ लो कि भाई इनका नियम इनका मतलब समझ में नहीं आया हमको, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से हो गया हमारा, इतना ही रखेंगे। आप पढ़िएगा साथ के साथ, जो भी डाउट आ रहा है हाईलाइट करके आप पूछिए मेरे से, ठीक है। क्लास से पहले जल्दी आ जाओ, फिर क्लास के बाद में रुक जाइए, जो भी डाउट है आप अपना पूछ सकते हैं। तो जो लोग न्यू हैं उनको बता दूं, हम लोग एक दिन हिंदी मीडियम और एक दिन इंग्लिश मीडियम में क्लास चलती है। बेहतर ये होगा कि आप दोनों ही क्लास ज्वाइन करें। इंग्लिश मीडियम आगे निकल गया है, वहां पे पॉलिटी हो चुकी है, ज्योग्राफी का एक पार्ट हो चुका है, कुछ और चीजें भी हो चुकी है ना। हिंदी में थोड़ा सा पीछे है, तो आप दोनों क्लास करिए, आपको फायदा रहेगा और चीजें भी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगी। कई बार ये होता है इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होती है, फिर हिंदी समझ में नहीं आ रही होती है, दोनों पढ़ोगे तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज पढ़ें आप, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी थैंक को, यू सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, लीव कर सकते हो आप लोग, सो मत जाना, पढ़ाई थैंक यू। करना। हाँ जी, ओके।